भारतीय संस्कृति और परंपराओं में कुंभ मेले का अत्यधिक महत्व माना गया है। ये अद्वितीय मेला 4 पवित्र स्थानों पर ही आयोजित किया जाता है और इसमें है प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। ये न केवल एक धार्मिक आयोजन है बल्कि इसमें खगोलीय घटनाओं का भी गहरा प्रभाव माना जाता है। कुंभ मेले को मुख्यतः 3 प्रकार के भागों में बांटा गया है। पहला अर्धकुंभ, दूसरा पूर्ण कुंभ और तीसरा महाकुंभ मेला। अर्ध कुंभ मेले के बारे में अगर हम बात करें तो अर्ध कुंभ मेला हर 6 वर्ष के अंतराल पर आयोजित किया जाता है। ये भारत में सिर्फ 2 जगहों हरिद्वार और प्रयागराज में ही लगता है। अर्ध का अर्थ होता है आधा। हरिद्वार और प्रयाग में 2 कुंभ पर्वों के बीच 6 वर्ष के अंतराल में अर्ध कुंभ लगता है, इसलिए इसे कुंभ मेला के मध्य चरण के रूप में देखा जाता है। पूर्ण कुंभ मेला 12 साल में एक बार लगता है। पूर्ण कुंभ मेला केवल प्रयागराज में आयोजित होता है। हालांकि पूर्ण कुंभ को भी लोग महाकुंभ कहते हैं। इस बार यानी कि 2025 में 12 साल बाद प्रयागराज में पूर्ण कुंभ लगने वाला है। इसे धार्मिक उत्सव का उच्चतर स्तर माना जाता है। महाकुंभ मेले की बात करें तो ये 144 साल में सिर्फ एक ही बार लगता है। इसका आयोजन केवल प्रयागराज में होता है। महाकुंभ को अत्यंत दुर्लभ और विशिष्ट धार्मिक आयोजन माना जाता है क्योंकि 12 पूर्ण कुंभ के बाद अर्थात एक पूर्ण कुंभ 12 साल में होता है और जब 12 पूर्ण कुंभ हो जाते हैं यानी कि 144 वर्षों के बाद जो कुंभ आता है उसे हम महाकुंभ कहते हैं। और इस महाकुंभ को लाखों श्रद्धालुओं का महासंगम और ऐतिहासिक धार्मिक आयोजन माना जाता है। महाकुंभ के दौरान गंगा जल में औषधीय गुण बढ़ जाता है। इसका वैज्ञानिक अध्ययन भी किया गया है जो इस पर्व की महिमा को और बढ़ाता है। खगोल गणनाओं के अनुसार ये मेला मकर संक्रांति के दिन प्रारंभ होता है जब सूर्य और चंद्रमा वृश्चिक राशि में और बृहस्पति मेष राशि में प्रवेश करते हैं। मकर संक्रांति के होने वाले इस योग को कुंभ स्नान योग कहते हैं और इस दिन को विशेष मंगलकारी माना जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दिन पृथ्वी से उच्च लोकों के द्वार खुल जाते हैं और इस प्रकार इस दिन स्नान करने से आत्मा को उच्च लोकों की प्राप्ति सहजता से हो जाती है। यहाँ स्नान करना साक्षात स्वर्ग दर्शन माना जाता है। इसका हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व है। कुंभ का शाब्दिक अर्थ घड़ा होता है। ये वैदिक ग्रंथों में पाया जाता है और इसका अर्थ अक्सर पानी के विषय में या पौराणिक कथाओं में अमृत के बारे में बताया जाता है। मेला शब्द का अर्थ है किसी एक स्थान पर मिलना, एक साथ चलना, सभा में या फिर विशेष रूप से सामुदायिक उत्सव में उपस्थित होना। ये शब्द ऋग्वेद और अन्य प्राचीन हिंदू ग्रंथों में भी पाया जाता है। इस प्रकार कुंभ मेले का अर्थ है अमृतत्व का मेला। कुंभ पर्व के आयोजन को लेकर 2-3 पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से सर्वाधिक मान्य कथा देव दानवों द्वारा समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत कुंभ से अमृत की बूंदें गिरने से लेकर है। इस कथा के अनुसार महर्षि दुर्वासा के श्राप से जब इंद्र और अन्य देवता कमजोर हो गए तो दैत्यों ने देवताओं पर आक्रमण कर उन्हें परास्त कर दिया। तब सब देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें सारा वृतांत सुनाया। तब भगवान विष्णु ने उन्हें दैत्यों के साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन करके अमृत निकालने की सलाह दी। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर संपूर्ण देवता दैत्यों के साथ संधि करके अमृत निकालने के यत्न में लग गए। अमृत कुंभ के निकलते ही देवताओं के इशारे से इंद्रपुत्र जयंत अमृत कलश को लेकर आकाश में उड़ गया। उसके बाद दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आदेशानुसार दैत्यों ने अमृत को वापस लेने के लिए जयंत का पीछा किया और घोर परिश्रम के बाद उन्होंने बीच रास्ते में ही जयंत को पकड़ा। तत्पश्चात अमृत कलश पर अधिकार जमाने के लिए देव दानवों में 12 दिन तक अविराम युद्ध होता रहा। इस परस्पर मारकाट के दौरान पृथ्वी के 4 स्थानों प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक पर कलश की अमृत बूंदें गिरी थी। उस समय चंद्रमा ने घट से प्रसृवण होने से, सूर्य ने घट फूटने से, गुरु ने दैत्यों के अपहरण से एवं शनि ने देवेंद्र के भय से घट की रक्षा की। कलह शांत करने के लिए भगवान ने मोहिनी रूप धारण कर यथाधिकार सबको अमृत बांटकर पिला दिया। इस प्रकार देव दानव युद्ध का अंत किया गया।
अमृत प्राप्ति के लिए देव दानवों में परस्पर 12 दिन तक निरंतर युद्ध हुआ था। देवताओं के 12 दिन मनुष्य के 12 वर्ष के तुल्य होते हैं, अतएव कुंभ भी 12 होते हैं। उनमें से 4 कुंभ पृथ्वी पर होते हैं और शेष 8 कुंभ देवलोक में होते हैं, जिन्हें देवगण ही प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्यों की वहां कोई पहुंच नहीं होती। जिस समय में चंद्रादिकों ने कलश की रक्षा की थी, उस समय की वर्तमान राशियों पर रक्षा करने वाले सूर्य चंद्र ग्रह जब आते हैं, उस समय कुंभ का योग होता है। अर्थात जिस वर्ष जिस राशि पर सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति का संयोग होता है, उसी वर्ष उसी राशि के योग में जहां जहां अमृत बूंद गिरी थी, वहां वहां कुंभ पर्व होता है। महाकुंभ लगाने के लिए स्थानों का चयन कैसे किया जाता है, अब हम उस बात पे चर्चा करते हैं। महाकुंभ लगने का निर्णय देवताओं के गुरु बृहस्पति और ग्रहों के राज्य सूर्य की स्थिति के हिसाब से किया जाता है। जब देव गुरु बृहस्पति कुंभ राशि में और सूर्य देव मेष राशि में होते हैं, तब हरिद्वार में महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। जब सूर्य देव मेष राशि में और गुरु ग्रह सिंह राशि में होते हैं, तब कुंभ मेले का आयोजन उज्जैन में किया जाता है। जब गुरु ग्रह और सूर्य देव दोनों ही सिंह राशि में विराजमान रहते हैं, तो महाकुंभ मेले का आयोजन स्थल नासिक होता है। और जब गुरु ग्रह बृहस्पति वृषभ राशि में और ग्रहों के राजा मकर राशि में होते हैं, तो महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज में किया जाता है। और अब बात करते हैं कुंभ में होने वाले शाही स्नान की। तो जानते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। शास्त्रों और पुराणों में शाही स्नान को लेकर निकाली जाने वाली पेशवाई का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन यह परंपरा सदियों पुरानी है। माना जाता है कि शाही स्नान की शुरुआत 14वीं से 16वीं सदी के बीच हुई थी। तभी मुगल शासक भारत में अपनी जड़ें जमाने में लगे। दोनों का धर्म अलग अलग होने की वजह से साधु इन शासकों को लेकर उग्र और उनसे सीधे तौर पर संघर्ष करने लग गए थे। जब साधु और शासकों के बीच संघर्ष बढ़ने लगा, तो इसके लिए एक बैठक हुई, जिसमें दोनों एक दूसरे के धर्म का सम्मान करेंगे और धर्म के काम में कुछ नहीं कहेंगे। इस बैठक में काम और झंडे का भी बंटवारा किया गया। साधुओं को सम्मान देने के लिए कुंभ के दौरान खास महसूस कराने के लिए हाथी घोड़ों पर बैठकर उनकी पेशवाई निकाली गई। स्नान के दौरान साधुओं का ठाट बाट राजाओं जैसा होता था। इस वजह से उनके स्नान को शाही स्नान कहा गया। तभी से शाही स्नान की प्रक्रिया चल रही है। शाही स्नान को लेकर अखाड़ों के बीच संघर्ष का दौर शुरू हो गया था। पहले शाही स्नान को लेकर नदी का पानी तक खून से लाल हो चुका था। इसके बाद ब्रिटिश साम्राज्य ने अखाड़ों के शाही स्नान को लेकर एक क्रम और समय तय किया। इसके बाद से यही नियम आज तक लागू हो रहा है। आज भी उसी क्रम में अखाड़े शाही स्नान करते हैं। अखाड़ों के साधु संत कुंभ में शाही स्नान के लिए सोने चांदी की पालकियों पर बैठकर पेशवाई निकालते हैं। इसके बाद अंग्रेजों द्वारा बनाए गए क्रम और शुभ मुहूर्त में त्रिवेणी के तट पर पहुंचते हैं और जोर जोर से जयकारे लगाते हैं। माना जाता है शुभ मुहूर्त में गंगा में स्नान करने से जल अमृत बन जाता है, जिससे अमरता प्राप्त होती है और साधु संतों के बाद आम जनता त्रिवेणी में स्नान करने पहुंचती है। अब नजर डालते हैं कि महाकुंभ 2025 का शाही स्नान, उनकी तिथियां क्या क्या हैं। 13 जनवरी 2025 पौष पूर्णिमा स्नान, 14 जनवरी 2025 मकर संक्रांति स्नान, 29 जनवरी मौनी अमावस्या स्नान, 3 फरवरी 2025 बसंत पंचमी स्नान, 12 फरवरी माघी पूर्णिमा स्नान, 26 फरवरी 2025 महाशिवरात्रि स्नान। कुंभ मेला न केवल एक धार्मिक आयोजन है, बल्कि यह आत्मशुद्धि, मोक्ष प्राप्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा को जागृत करने का अवसर भी प्रदान करता है। कुंभ में स्नान करने से पापों का नाश और पुण्य की प्राप्ति होती है। यह धार्मिक आयोजन सामाजिक और सांस्कृतिक समागम का प्रतीक भी माना जाता है। मान्यता है कि महाकुंभ के दौरान संगम में स्नान करने से आत्मा के बंधनों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष प्राप्त होता है। महाकुंभ केवल धार्मिक आयोजन नहीं है, ये समाज को आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों की प्रेरित करता है। यह आयोजन भारतीय संस्कृति, परंपराओं और धार्मिक आस्थाओं का जीवंत प्रतीक है। प्रयागराज में आयोजित किए जा रहे इस महाकुंभ 2025 की सारी जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती है। इस वेबसाइट पर विस्तार से बताया गया है कि संगम नगरी प्रयागराज कैसे पहुंचा जा सकता है, यहाँ रुकने की व्यवस्था और पर्यटकों के लिए मेले में क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। इसके अलावा प्रयागराज में दर्शनीय स्थल, टूरिस्ट गाइड, स्नान की तिथियां, सभी जानकारियां आपको इस साइट पर मिल जाएंगी और इस वेबसाइट की मदद से ठहरने के लिए बुकिंग भी करवा सकते हैं। तो बोलिए हर हर गंगे, ओम नमः शिवाय।